सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट 2 लेक्चर देख चुके हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। अब हम लोग तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको क्या कहा था कि सेंट्रॉइड और इन सेंटर लेके आऊंगा। अब हुआ क्या यार, ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड में जगह नहीं बची थी, नहीं तो लास्ट क्लास में ही सेंट्रॉइड करवा देता क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है। ये दोनों टॉपिक जो आज करने वाले दैट आर एक्चुअली बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू नीड टू नो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होना चाहिए, बस वो चीज को हम लोग करेंगे डिस्कस और उधर से करेंगे हम लोग प्रूफ ऑफ इन सेंटर। तो ये 2 चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं यार लेक्चर को, ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, फटाफट से काम लेके आते हैं। सो सेंट्रॉइड, आई होप ये वर्ड आपने पहले तो पढ़ा हुआ होगा। क्यों, क्लास 10th में या वो या 9th में वो सर्कल वाला एक क्वेश्चन था जिसमें 2:1 सेंट्रॉइड लगता था, है मुझे याद है, बाकी 9th में था शायद वो क्वेश्चन। जिसको भी याद होगा, वो 3 लड़कियां खेल रही हैं या 3 लड़के खेल रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। तब आप लोग ने शायद सेंट्रॉइड वर्ड सुना हो और कभी नहीं सुना होगा। तो अब मैं बात करता हूं सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सेंट्रॉइड बेसिकली, सेंट्रॉइड का मतलब होता है इट इज द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। अब एक नया वर्ड आ गया, कॉन्करेंट क्या होता है? ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जा रही हैं। बेसिकली कॉन्करेंट का क्या मतलब हुआ, ये आपने एक पॉइंट ले लिया, यहां से आपके पास बहुत सारी लाइन जा रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओनली वन गिवन पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस। समझ में आ गया? तो ये है बेसिक्स ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंट लाइंस का क्या मतलब है। नाउ सेंट्रॉइड की मैंने डेफिनेशन क्या बताई, ध्यान से सुनना। इट इज द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। मतलब कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस, मतलब जितने भी मीडियंस एक ट्राइंगल में बनते हैं उन सबका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, जितने भी मीडियंस बने, अब मीडियंस क्या थे यार, याद करते हैं, फिगर बनाते हैं और प्रूफ भी कर देते हैं सेंट्रॉइड का, कि ये मेरा ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, दिस इज माई x1 y1, this is my x2 y2 and this is my x3 y3। मीडियंस क्या थे यार, याद करते हैं, मीडियंस वर द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ऑपोजिट कॉर्नर, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टाइस टू द नेक्स्ट साइड, डिवाइडिंग द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बेसिकली एडी, क्या एडी है भाई, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। मीडियन तो पता ही है सबको, मुझे भी पता है, आप लोग को मीडियंस पता है। तो एडी आपका एक मीडियन हो गया, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट बीसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही आप क्या बना लो, सीएफ बना लो और आप बीई बना लो। तो क्या मुझे एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यहां पर दिख रहा है जहां से तीनों मीडियंस पास हो रहे हैं? इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। एंड सेंट्रॉइड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी, याद रखना। ठीक है, सेंट्रॉइड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी। अब होता क्या है ना, बहुत सारे चीजें, ओएनजीसी, जो लोग जेई पढ़ रहे हैं उनको मैं ओएनजीसी बताऊंगा कभी, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर क्या रेशियो में होते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा कभी। जेई का कंटेंट अगर मैं बनाऊंगा तो ओएनजीसी याद रखना, सर्च कर लेना ओएनजीसी के बारे में इन मैथमेटिक्स, ठीक है, पता लग जाएगा, बहुत बुक्स में लिखा है। नाउ द थिंग इज, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, जी से करते हैं, याद रखना है आपको। 3 पॉइंट है, अब मुझे क्या करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मुझे क्या करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए। ठीक, तो अब आपके पास क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, ये चीज ध्यान में रखना। आपके पास वर्टाइसेस गिवन होंगे, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, आपके पास वर्टाइसेस गिवन होंगे, बस इतना सा याद रखना है।
नाउ द थिंग इज मुझे निकालना है सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स, और जी कहाँ है भाई, यहां लिखा हुआ है। अब सेंट्रॉइड की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो चीज आपको याद रखनी है। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस सेगमेंट से, जिस वर्टाइस से सेंट्रॉइड निकलता है, सेंट्रॉइड मतलब मीडियन निकलता है, वापस रिपीट करता हूं, जिस पॉइंट से, जिस वर्टाइस से मीडियन निकलता है, बीच में आएगा हमेशा सेंट्रॉइड। सी से मीडियन निकला CF, बीच में आएगा सेंट्रॉइड। बी से निकला मीडियन BE, बीच में आएगा सेंट्रॉइड G। तो बीच में जब सेंट्रॉइड आता है एक मीडियन के, तो वो हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 का रेशियो। बस यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे। इसका एक लंबा चौड़ा प्रूफ है यार, फिर कभी आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रहती है। तो बस AG क्या हो गया भाई, AG/GD इज बेसिकली इक्वल टू 2:1। आपको बस इतना याद रखना है, AG/GD इज दिस पार्ट इज 2, दिस पार्ट इज 1। समझ में आया? अगर इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, AG/GD आपका 2:1 है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, एक लाइन सेगमेंट सोच लो, A, G और D। आपको पता है ये है 2, ये है 1, तो सिंपल सी बात है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1, G के कोऑर्डिनेट्स आप क्या मान लो x और y, D के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स कहीं से भी दिमाग लगा के निकाल लूं, तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं? जी हाँ, लगा सकता हूं। तो क्योंकि 2:1 का रेशियो मुझे पता है, बस वही हम लोग करने वाले हैं। D के कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे, याद करो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा BD/DC का। आप लोग को मिड पॉइंट थ्योरम बताया हुआ है। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3 y3, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमेशा हम लोग कोऑर्डिनेट्स को ऐसे इक्विवेलेंट साइन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो D के कोऑर्डिनेट्स, D इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं सीधा कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को पता है, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लास्ट क्लास में बताया, अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो इन दोनों को ऐड और डिवाइड बाय 2। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बस D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है ना। आपके D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो D के कोऑर्डिनेट्स यहां पर मेंशन कर देता हूं, 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने मेंशन कर दिए। अब होगा क्या, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, G निकालना है, D के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, क्योंकि ये तो नोन है। मैंने आपको क्या बताया था, नोन चीज क्या होगी, वर्टाइसेस आपको नोन होंगे। वर्टाइसेस अगर आपको नोन है तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, अब आपके पास वर्टाइसेस नोन है, मतलब x2 y2 5,3 होगा, 4,5 होगा, तो 5 3 4 5 है, तो 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2 9/2, तो 9/2 मेरे D के कोऑर्डिनेट हो गए, सिंपल, ठीक है। तो मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स नोन हो गए, G के निकालने हैं। तो बस अब आपको पता है 2:1 का रेशियो है, तो कैसे करेंगे, 2 इधर लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे, x1 y1 इधर लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 और y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2। तो तरीका क्या था, इनका एडिशन पहले लिख दो, 3 होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, x विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x2 + x3 बचेगा, 1 × x1 इज x1 डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट भी ऐसे सिंपली ये करोगे तो क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू 2 कैंसिल, y2 + y3 + y1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। हमेशा याद रखना, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज द एडिशन ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, द एब्सिसास डिवाइडेड बाय 3,
all the sum of abscissas divided by 3, the sum of ordinates divided by 3, हमेशा ये आपका g के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. So if you are given a triangle, कोई भी रैंडम सा ट्राइंगल अगर मान लेते हैं, इधर मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ 5,4, 3,6, 7,8. ठीक है, अगर ये आपके पास पॉइंट्स हैं तो इसका मुझे अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आंसर कितना आ गया, 5 आ गया. y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 6. Therefore 5,6 is the required centroid of this given triangle. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो डायग्रामेटिकली ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि 3,6 ऑब्वियसली 5,4 से ऊपर ही आएगा. डायग्रामेटिकली मैंने गलत बनाया है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स आपको बताए कि आप x1 y1 किसी को भी ले लो, x2 y2 किसी को भी ले लो, x3 y3 किसी को भी ले लो. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ ऑल द x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, एडिशन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3. सो विद दिस सेंट्रोइड इतना सा था. आई होप आप लोग को सेंट्रोइड हो गया होगा क्लियर. ठीक है, इतना सा था बस सेंट्रोइड. समझ में आई बात? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन सेंटर की. अब ये एक नई चीज है, इन सेंटर क्या होता है. ठीक है, तो वी डिस्कस. डायग्राम में इधर ड्रॉ कर लूंगा, यहां पर लिख देते हैं हम लोग इन सेंटर. तो भाई अब बात आती है यार, ये सेंटर में ना मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आर ई होता है या ई आर होता है, वो चेक कर लेना, कमेंट डाउन कर देना. ठीक है ना, कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं. मुझे इसकी स्पेलिंग में बहुत दिक्कत आती है कि सेंटर कौन सा वाला है, ई आर या आर ई. ठीक है, तो इन सेंटर का फॉर्मूला बनाते हैं. तो इन सेंटर का यार फॉर्मूला लंबा चौड़ा है. ठीक है, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c. अब इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे आता है वो डिराइव करेंगे. द थिंग इज कि उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. क्या बताऊंगा मैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. और उससे भी पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि इन सेंटर होता क्या है, ये तो बता दूं. तो इट इज बेसिकली द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो भी कॉन्करेंट पॉइंट आता है. तो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. ये आपके पास एक गिवन ट्राइंगल होगा ए बी सी. अब इसके आप क्या बना दो, सारे एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल. तो ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल. तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ concurrency of all the angle bisector known as incenter, represented by letter I. ठीक है, represented by letter I. तो ये होता है incenter. It is the concurrent point of all एंगल बाइसेक्टर. कौन सा एंगल बाइसेक्टर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एक्सटीरियर भी तो बन सकता है कुछ ना कुछ. तो बस दीज आर इन सेंटर. चलो, तो इन सेंटर की डेफिनेशन पता लग गई. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यार इन सेंटर के अंदर कि भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है. तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मुझे क्या कहता है कि लेट सपोज आपने एक एडी एंगल बाइसेक्टर बना दिया, मतलब ए को डिवाइड करता हुआ एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया. तो अब क्या करेंगे हम लोग, द एंगल बाइसेक्टर यूजिंग द लॉ, एक साइन लॉ करके होता है, बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने प्रूफ किया है, यूजिंग द लॉ. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट AB is to AC is always equal to BD is to DC, provided AD is an angle bisector. प्रोवाइडेड क्या है? AD एक एंगल बाइसेक्टर है, तो AB is to AC, उसके जहां से एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है, देखो याद करने का तरीका क्या है, जहां से एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है, ठीक है, वहां की जो दो साइड्स हैं उसका रेशियो ले लो, और AB का जो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग BD होगा, AB जहां पर खत्म हो रहा है वहां से एक और साइड शुरू कर दो BD, और जहां से AC खत्म हो रहा है वहां से दूसरी साइड शुरू कर दो DC. तो AB इज इक्वल टू BD, मतलब रेशियो में है AC और DC. तो आप क्या भी सोच सकते हो, दिस पार्ट बाय दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट बाय दिस पार्ट.
ठीक है, अब ये भी सोच सकते हो। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब एक सेकेंड, तो यार अब बात ये आती है कि दूसरे साइड का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे लगाते हैं अगर मुझे लगाना होता। तो अब यार आप क्या करो, CF सोच लो। मैं और भी साइड का एक बार आपको बताया था तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। CF सोच लो। तो CF अब क्या हो गया कि ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो C से जो साइड निकल रही है कौन सी निकल रही है, CB और CA। तो CB डिवाइडेड बाय CA लिख दो, ठीक है, CB डिवाइडेड बाय CA लिख दिया। अब CB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, BF। A से कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, AF। तो ये रेशियो है, समझ में आ गई बात, इतना क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मैं B से E मार्क कर दूंगा तो क्या बनेगा, BA is to BC is equal to AE is to EC। ठीक है, ऐसा आप लिख लेना, बना लेना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है बहुत ज्यादा यूजफुल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली जेई वालों को एज वेल एज एनसीईआरटी वालों को, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। ठीक है, ऑल राइट, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे क्या बढ़ेंगे यार, आगे हम लोग बढ़ेंगे एक नई चीज के साथ कि भाई याद क्या रखना है। अच्छा, इधर डायग्राम बनाता हूं, अब नया डायग्राम बनाता हूं जिसमें हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेट सपोज ये मेरी साइड है ABC, वही है आपके पास x1 y1, ठीक है, यहां पर मैंने ऊंचा लिख दिया x2 y2 और ये आपके हो गए x3 y3। ठीक, अब आप क्या बनाओगे, सारे के सारे क्या बनाओगे, सारे नहीं बनाने, हम सिर्फ एक ही बनाएंगे। ठीक है, एक मैंने बना दिया D। सिंपल सी बात है, I कहीं ना कहीं यहां पर कहीं लाई करेगा। ठीक है ना, अगर मैं इसका ई बना दूं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, इसका मैं कहीं ई बना दूं तो I ऑब्वियसली कहीं यहां पर लाई करेगा। ठीक, तो मेरे पास मुझे बनाने I के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो I के कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालूंगा, उससे पहले आपको क्या सीखना है कि A के ऑपोजिट साइड लेंथ को, मतलब BC को भी डिनोट इट एज स्मॉल a। आपको याद क्या रखना है, जो भी वर्टाइस का ऑपोजिट साइड है, अगर A की ऑपोजिट साइड BC है, A की ऑपोजिट साइड हमेशा BC होगी ABC ट्रायंगल में, तो अगर मैंने BC ऑपोजिट साइड मान ली तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, स्मॉल a से करते हैं। तो C के ऑपोजिट साइड AB होगी, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल c से। अब B के ऑपोजिट साइड को स्मॉल b से, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑपोजिट साइड टू वर्टाइस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ऑफ द वर्टाइस। ठीक है, B के ऑपोजिट साइड पर स्मॉल b से हम लोग उसकी साइड लेंथ को डिनोट करेंगे। AC इज इक्वल टू B, AB इज इक्वल टू C एंड BC इज इक्वल टू A। समझ में आ गया, यहां तक बेसिक। ऑलराइट, अब ये खत्म होने के बाद वील बी स्टार्टिंग विद व्हाट, वील बी स्टार्टिंग विद द रेशियो वाला पार्ट। ठीक है, यहां पर भी मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो पहले थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला, बेसिकली क्या लगाएंगे यार, डी निकालेंगे। सबसे पहले तो डी निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सोचते हैं डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। AB is to AC, ठीक है, AB is to AC, यहीं पर लिखता हूं AB is to AC। क्या मैं AB को C लिख सकता हूं और क्या मैं AC को B लिख सकता हूं, साइड लेंथ है भाई, सही बात है। will be equal to BD is to DC। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरे पास 3 पॉइंट है B, D और C, तो BD is to DC is in the ratio C is to B। सही बात है, यहां से यही तो मैं बता रहा हूं। AB को क्या लिखा मैंने, C लिखा, AC को क्या लिखा मैंने, B लिखा। ठीक है, तो BD अपॉन DC एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लिख लो साथ साथ, दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी गॉट द रेशियो ऑफ BD is to DC। If we are getting the ratio of BD is to DC, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3 y3। मुझे क्या निकालना है, D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो C के नीचे क्या लिख लो, x2 और y2 लिख लो, और ये C, ये रेशियो वाला C। B के नीचे क्या लिख लो, x3 और y3 लिख लो। आप लोग को तरीका बताया है, इधर C प्लस B आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मुझे D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं
तो d के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा b प्लस सी, ऊपर क्या बनेगा cx3 प्लस bx2, cx3 प्लस bx2, ठीक है, कॉमा cy3 प्लस by2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई साहब, डी के कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पर हमने क्या किया था, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे और फिर मुझे पता था कि 2:1 का रेशियो होता है। मुझे क्या पता था कि 2:1 का रेशियो पॉसिबल है, सेंट्रॉइड का होता है। यहां पर ऐसा कोई रेशियो नहीं है, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग क्या लगाएंगे, बात ये आती है। तो अब हम लोग कुछ नहीं, नई चीज क्या सोचेंगे भाई, अब ABD ट्रायंगल उठाऊंगा। अब मैं कौन सा ट्रायंगल उठाऊंगा, ABD। तो ABD ट्रायंगल अगर मैं देखूं, इन ट्रायंगल ABD BI या BE जो निकल रहा है, तो BI भी क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि BE में I लाई करता है। BE सेगमेंट पर अगर I लाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर BE इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ B है तो BI भी तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही हुआ B का, सिंपल। तो मुझे BI पता है, इट इज एन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो कैन आई यूज द एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला इन ट्रायंगल ABD एज वेल? यस वी कैन। तो वही चीज को यूज करेंगे, ध्यान से देखना। ABD में क्या मैं बोल सकता हूं, BA is to BD, ठीक है, BA is to BD। अभी मैं ट्रायंगल ABD ले रहा हूं, ठीक है, BA is to BD, कैन आई से इट विल बी इक्वल टू, BA लिया है तो AI लूंगा, AI लिया है ID लूंगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो साइड होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल बाइसेक्टर का पार्ट आया वो लिख दो, BD के कॉरेस्पॉन्डिंग DI आ गया। यहां तक क्लियर हुई बात? अब बात आती है यार, BA is to BD का रेशियो कैसे पता करें, क्योंकि मुझे तो AI is to ID का ही रेशियो चाहिए। अगर वो मिल गया तो A के कोऑर्डिनेट्स पता है, D के कोऑर्डिनेट्स पता है, रेशियो आ जाएगा। बात ये आती है कि BA is to BD का रेशियो निकालूं कैसे। जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, दोनों में BD कॉमन है, BD चले है ना, ठीक है, दोनों में BD कॉमन है। अब आपको ये देखना है कि मैं सॉल्व कैसे करूं। तो जितने लोगों ने सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उन सबको चीजें थोड़ी थोड़ी आती होंगी, इन द सेंस कि क्या, देखो BA is to BD है, ठीक है, रेशियो क्या है आपका, BA is to BD। ये BC पर लाई कर, मुझे BC की लेंथ पता है कि A होती है, मुझे BC की लेंथ पता है कि A होती है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, इस वाले को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ +1 कर देता हूं, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ +1 कर देता हूं, ठीक है। जो चीजें मुझे गिवन है मैं उसी से यूज कर रहा हूं। मैंने इन दोनों का क्या किया, +1 कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा रेशियो, C प्लस B अपॉन B विल बी इक्वल टू BD प्लस DC विल बी इक्वल टू BD प्लस DC अपॉन DC। ठीक बात है, या ऐसा करते हैं, रुक जाओ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे BD चाहिए था ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल करके यूज करते हैं, प्लस का साइन। मतलब क्या कि आई रेसिप्रोकेटेड, तो ये क्या बन जाएगा, B/C बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, DC अपॉन BD। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यार रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे BD की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे BD की कुछ वैल्यू मिल गई यहां से, तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरा रेशियो आ जाएगा, सिंपल। मुझे तो BD की रिक्वायरमेंट है क्योंकि BD दोनों में कॉमन है, तो अगर कॉमन कहीं ना कहीं से आपके पास जुड़ जाए, सिंपल सी बात है ना यार। मैं किसी को लाइक करता हूं, दोनों की कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली वो आपको पेयरिंग में हेल्प कर देगी। बिल्कुल वही चीज, कॉमन ले लो तो ये दोनों पेयरिंग में हेल्प कर देंगे, इनका कुछ ना कुछ रेशियो में हेल्प हो जाएगा। तो बस यहां से हो क्या रहा था, इफ आई वॉज एडिंग DC तो मेरा BD वाला पार्ट उड़ रहा था, मुझे उड़ाना तो है नहीं, पकड़ के रखना है भाई इन चीजों को। तो बस यहां पर क्या बन गया,
B plus C upon C will be equal to DC plus BD, DC plus BD upon BD. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप देखोगे DC plus BD क्या होता है? DC plus BD is actually equal to BC, which is actually equal to how much? A, the whole A. So can I say the value of BD is coming out to be, BD को मैं उधर भेजूंगा, C को मैं इधर भेजूंगा, तो AC upon B plus C. This is the value of BD. समझ में आया? बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये भी, अगर एंगल बाइसेक्टर पता हो तो। ठीक है, तो BD की वैल्यू ये आ गई। AB कितना है भाई? AB कितना होता है? C होता है। BD कितना है पता है आपको? AC अपॉन B प्लस C। C से C कैंसिल, ये B प्लस C ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, अपॉन A विल बी इक्वल टू AI अपॉन ID। तो क्या मुझे AI/ID का रेशियो मिल गया? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, A इधर है, I इधर है, D इधर है। AI पार्ट क्या है? B प्लस C। ID का पार्ट कितना है? A। रेशियो पता है इन दोनों के बीच, तो बस A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपको पता है, तो बस अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाओगे? B प्लस C के नीचे लिखोगे x1 और y1, और A के नीचे लिखोगे ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट cx3 प्लस bx2 अपॉन B प्लस C। सिमिलरली cy3 प्लस by2 अपॉन B प्लस C। ठीक है, अब क्या करोगे? आपको पता है, यहां पर लिख दोगे इनका एडिशन, A प्लस B प्लस C, एडिशन लिख दिया। अब क्या करो? मल्टीप्लाई। आपको सेक्शन फॉर्मूला का तरीका बताया हुआ है, ये दोनों कर दो मल्टीप्लाई, तो B प्लस C से B प्लस C कैंसिल हो जाएगा। cx3 प्लस bx2 प्लस ax1, I के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा है हम लोग, I आपका बन गया ना x, y, तो I के कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहां से, अगर आप देखोगे cx3 प्लस bx2 प्लस ax1 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। Similarly, you will get cy3 plus by2 plus ay1 upon a plus b plus c। तो याद करने का तरीका क्या है? जो साइड लेंथ होती है, A के ऑपोजिट की जो साइड लेंथ होती है, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो आपकी साइड लेंथ है, ए के ऑपोजिट की जो साइड है वो होती है स्मॉल ए इंटू x1, सिमिलरली स्मॉल बी इंटू x2, स्मॉल सी इंटू x3, जो सी के कोऑर्डिनेट्स है उनको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द लेंथ, या फिर यू कैन से द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आया? दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2 प्लस c टाइम्स y3 आपने कर दिया अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। दैट इज योर गिवन आंसर टू इन सेंटर। So with this guys we finally end the lecture up। कितना कुछ लिखा है यार, पूरा सेंट्रॉइड पढ़ाया, पूरा इंसेंटर पढ़ाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है सबके लिए। ठीक है, मैंने कहा था कि यूजफुल नहीं है, बट जिसको कुछ नया सीखने को मिलता है उसके लिए अच्छी चीज़ ही है ना यार। तो आई नो लेक्चर बड़ा होगा, मुझे खुद पता है लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन क्या करें, ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, सो विद दिस गाइस वी फाइनली एंड द लेक्चर अप। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस लाऊंगा फर्स्ट पार्ट से और फिर स्ट्रेट लाइंस रियलिटी में शुरू करेंगे। अभी तक तो बेसिक्स चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू, शब्बा खैर, बाय बाय, स्टे नेगेटिव, थैंक यू।